सो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मौर्य कला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम लोग कुछ इस तरह से बांटे हैं कि पहला हम लोग स्थापत्य कला को देखेंगे, जिसको कि एक ब्रॉड नाम दे इंग्लिश में तो आर्किटेक्चर यानी मौर्यन आर्किटेक्चर हम लोग कह सकते हैं, मौर्यन आर्किटेक्चर या मौर्य स्थापत्य कला। इसमें मुख्य रूप से हम लोग पाटलिपुत्र का अध्ययन करेंगे। फिर जो सेकेंड हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो वास्तुकला के हिसाब से, इंग्लिश में भी हम लोग इसको आर्किटेक्चर का रूप देते हैं, और इसमें जो है गुफा का उदाहरण लेते हुए मौर्य वास्तुकला का अध्ययन करेंगे। जो हमारा पढ़ने का आधार है, इस टॉपिक को जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसका आधार आपका एनसीईआरटी है, उसका आधार जो है आपका एनसीईआरटी है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से एनसीईआरटी के लेखक मौर्य कला को पढ़ें और फिर उसके हिसाब से जो है अपना लेसन प्लान एनसीईआरटी के रूप में बनाएं, वही आधार हम लोग भी पढ़ेंगे। उसी आधार से, उसी तरीके से हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे मानो हम लोग एनसीईआरटी के ऑथर हैं, एनसीईआरटी के लेखक हैं। जब आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब आप एनसीईआरटी क्लास 11 एनसीईआरटी का क्लास 11 इंडियन आर्ट सेक्शन जाएंगे तो इसमें चैप्टर 3 पढ़िएगा। तो एक बार आप क्लास समझ गए और आज के क्लास के आधार पर ही एनसीईआरटी का वो चैप्टर लिखा हुआ है, तो क्लास ये टॉपिक ख़त्म होने पे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 5 से 10 मिनट भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी क्लास में आप किए हैं उसका निष्कर्ष कंक्लूजन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप यदि गूगल पे जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे KEFA एनसीईआरटी टाइप करेंगे तो ये चैप्टर आ जाएगा, और हिंदी मीडियम के बच्चे KHFA एनसीईआरटी टाइप करेंगे तो आपको ये जो है टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसका चैप्टर 3 आपको देखना है। तो एक बार क्लास समझ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा समझने के लिए। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग अपना क्लास को चालू करते हैं। अपने क्लास को हम लोग इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं। और पहला देखिए, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि मौर्यन आर्ट को, मौर्य कला को विश्व के किसी और कला से भी आप एक ही आधार पर अलग कर सकते हैं। यदि आप ये स्लाइड्स को देखिए, वन फीचर that distinguishes Mauryan art from the other art is your polish. मौर्य कला में आप आईना से साफ पॉलिश
का इस्तेमाल देखेंगे, है ना। पॉलिश्ड जो है आप इसमें देखेंगे। आज इतने वर्षों के उपरांत वर्तमान में भी आप मौर्य कला को, यदि स्तंभ हो, पिलर हो, चाहे वो आपका गुफा का वास्तुकला हो, केव आर्किटेक्चर हो, जो भी आप उदाहरण मौर्य कला का देखेंगे, उसमें एक विशिष्ट गुण है कि सबके सतह को बहुत ही साफ ढंग से आईना की तरह चमकता हुआ, दीप्तिमान चमक, कहिए वेरी पॉलिश्ड सरफेस बनाया गया है। और यही एक गुण है, विशिष्ट गुण है, जो मौर्य कला को दूसरे कला से अलग करती है। दिस इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक that distinguishes Mauryan art from all the other arts of the world. We are talking about ancient civilization. हम लोग प्राचीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, हम लोग यदि स्थापत्य या आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारे पास मौर्य कला को अध्ययन करने के लिए दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वी हैव टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यन आर्ट। पहला जो स्रोत है आपका मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका है। और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो यदि हम लोग लिखित साक्ष्य की बात करें, यदि हम लोग लिटरेरी सोर्सेज की बात करें, तो हमारे पास दो मुख्य स्रोत हैं। वो है मेगास्थनीज का इंडिका और दूसरा है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। इस लिखित स्रोतों के अलावा हम लोगों को ज्ञान पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलता है। वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ द मौर्यन आर्ट थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। खुदाई से जो भी अवशेष मिला है उसके आधार पर भी हम लोग मौर्य कला का चित्रण करने में सक्षम हैं। तो यदि हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका की बात करें, तो इसमें जो शब्द आया है वो है पालीम बोथरा। याद रखिएगा बच्चों, पालीम बोथरा पाटलिपुत्र के लिए ये शब्द इंडिका में लिखा हुआ है। तो हम लोग यदि मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में बात करें, तो इसमें हम लोग को एक शब्द आता है पालीम ब्रोथा। और पालीम ब्रोथा कोई और शहर नहीं बल्कि आपका पाटलिपुत्र है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आपको कैसे मालूम कि ये पालीम बोथरा शब्द प्राचीन पाटलिपुत्र या मॉडर्न पटना के लिए इस्तेमाल किया गया है? इसका जवाब है बच्चों, इसका जवाब है ये किताब। इसका जवाब है ये किताब, जिसमें कि यदि किताब का ये
कवर पेज आप देखिए, इसमें इस पोर्शन को देखिए जहां पे लिखा हुआ है LA वैबल, LA बैडल, LA वैडल, LA वैडल। तो LA वैडल यही पुरातत्विक विद्वान हैं। ही इज द आर्कियोलॉजिस्ट who has confirmed through many evidences of literally and archaeological sources, he has confirmed that पली बोथरा या पालिम बोथरा जो मेगास्थनीज के इंडिका में उल्लेख है वो प्राचीन पाटलिपुत्र और आधुनिक पटना के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो LA वैडल के द्वारा हम लोग आज इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मेगास्थनीज के इंडिका में पालिम बोथरा शब्द या पाली बोथरा शब्द, इट इज एंशिएंट पाटलिपुत्र एंड मॉडर्न पटना। तो LA वेडल शब्द बच्चों आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा चीज हम लोग जो हैं जब पाटलिपुत्रा के बारे में सुनते हैं तो साक्ष्य के आधार पर कुछ हम लोग को ऐसा जो है चित्रण दिखाई देता है। इस पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज के वृतांत से, मेगास्थनीज के अकाउंट से ये मालूम चलता है कि पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था। पाटलिपुत्र was the biggest city of India। और पाटलिपुत्र गंगा और एक और नदी के संगम पर स्थित है। मेगास्थनीज में गंगा के अलावा जो दूसरा नदी का जो जिक्र है वो है आपका हिरण्य बाहु या सोनभद्र। तो इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर दो नदी गंगा और हिरण्यबाहु या गंगा या सोनभद्र पर स्थित था। यदि हम लोग पाटलिपुत्र शहर के क्षेत्रफल का, एरिया का भी इंडिका में उल्लेख है और पाटलिपुत्र शहर की लंबाई और चौड़ाई का उल्लेख हम लोगों को मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। जो मापन इकाई मेगास्थनीज ने जो इस्तेमाल किया है, जो मेजरमेंट यूनिट used by Megasthenes is stadia
स्टाडिया, यानी कि जो मापन इकाई का जो इस्तेमाल हुआ है उसको हम लोग स्टाडिया कहते हैं। अतः इन कॉन्क्लूजन आप कह सकते हैं, आप निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि मेगास्थनीज के इंडिका में मापन की इकाई स्टाडिया है। सो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मेगास्थनीज वॉज स्टाडिया। यदि हम लोग पाटलिपुत्र की आकार के बारे में बात करें, पाटलिपुत्र का हम लोग शेप की बारे में बात करें, आकार के बारे में बात करें, तो मेगास्थनीज के इंडिका से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि पाटलिपुत्र समानांतर चतुर्भुज था, समानांतर चतुर्भुज था, यानी पैरेललोग्राम था। The shape of Patliputra can be taken as parallelogram या समानांतर चतुर्भुज। आप यदि इस स्लाइड को देखेंगे बच्चों, इस स्लाइड को देखिए गौर से, इस स्लाइड को जरा एक बार गौर से देखिए। यदि आप इस स्लाइड्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र शहर जो है लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। तो मेगास्थनीज इस बात का जिक्र करते हैं कि द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाई वुडन वॉल्स। इस लकड़ी की दीवारों में छोटे छोटे छिद्र थे। देयर वर स्मॉल होल्स इन दिस वुडन वॉल्स, और इन छिद्रों का इस्तेमाल जो है तीर छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सो दीज होल्स वेर यूज्ड फॉर द पैसेज ऑफ एरोज, it was used as a kind of strategic defense। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, तो देखिए हम लोग एक और बात आप नोट करेंगे, यदि स्लाइड्स में जाएं, एक और बात नोट करेंगे कि ये जो शहर है लकड़ी की दीवारों से तो घिरा हुआ ही है। इस दीवार के आगे आपको खाई भी मिलेगा। इस दीवार के आगे यू विल फाइंड डिच ऑल्सो। तो पाटलिपुत्र शहर जो है रक्षा की दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टिकोण से एक खाई से, एक डिच से घिरा हुआ था। और कहा यह भी जाता है कि शहर की जितनी भी गंदगी होती थी इस खाई में वो प्रवेश करती थी। अब हम लोग शहर के अंदर राजभवन की ओर चलते हैं, तो यहां देखेंगे कि इस तरह से चित्रण राजभवन का था। तो राजभवन का इमेजिनेशन मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार कुछ इस तरीके का था, जैसा कि आप लोग अपने स्लाइड्स में देख रहे
हैं। इस स्लाइड में आप देखेंगे, इस स्लाइड में देखेंगे कि मेगास्थनीज के आधार पर, मेगास्थनीज के आधार पर हम लोग ये चित्रण कर पा रहे हैं on the basis of evidences, literally evidences provided in Megasthenes Indica, we are in a position to say कि राजभवन में सभा भवन हुआ करते थे। राजभवन में असेंबली हॉल हुआ करती थी। ये असेंबली हॉल की जो स्तंभ है, ये असेंबली हॉल की जो स्तंभ है वो लकड़ी की बनी हुई थी और इन लकड़ियों पर सोने चांदी के चिड़ियों के चित्र को उत्कीर्ण किया गया था। ऑन दिस pillars photographs of birds or flowers or fruits made of gold and silver were engraved. आप देखेंगे कि अभी तक जो हमारी चर्चा हो रही है मेगास्थनीज के आधार पर, मेगास्थनीज बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नगर में जो भी स्थापत्य कला आप देखते हैं वो मुख्यतः मजबूत लकड़ियों का बना है। Whatever description you are finding right now based on the evidences of Megasthenes Indica, you will find that everywhere Megasthenes has stressed the usage and importance of wood. अब चलते हैं कि फाहयान एक चीनी यात्री थे। He was a Chinese traveler who came to India around 650 years after the Maurya rule। 6.5 मौर्य काल के 6.5 वर्षों के बाद चौथी शताब्दी में 4th century AD में, चौथी शताब्दी में 4th century AD में चीनी यात्री फाहयान आए थे और पाटलिपुत्र में उनका भ्रमण हुआ था और उनके अनुसार अशोक का जो राजभवन था, उनके अनुसार अशोक का जो राजमहल था पत्थर का बना हुआ था। अब देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड कि अभी तक हम लोग मेगास्थनीज की बात कर रहे हैं। मेगास्थनीज बार बार लकड़ियों की इस्तेमाल की बात करते हैं। मेगास्थनीज हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड द यूसेज ऑफ वुड, बट फाहयान जो करीब 650 वर्ष बाद चौथी शताब्दी में 4th century AD में पाटलिपुत्र आए, he remarks about stone palace of अशोक। यानी कि अब हम लोग को पत्थर का जिक्र चीनी यात्री फाहयान के द्वारा मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए कि मेगास्थनीज बार बार बात करते हैं लकड़ियों की, लेकिन एक और स्रोत फाहयान के द्वारा हम लोग को पाषाण के इस्तेमाल का, स्टोन यूसेज की बात सामने आती है।
आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो राजमहल था वो नगर के बीचों बीच था और पूरा नगर सुव्यवस्थित था। द होल टाउन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, और हर एक शहर के हर एक दिशा में, शहर के हर एक कोने में ये व्यवस्था की गई थी कि कौन कौन लोग किस किस दिशा में रहेंगे। इसका डिटेल्स आप लोग को मालूम चल चुका है। खास करके यदि हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ट्रेजरी कोषागृह, ये आपके कुआं में उसको बनाया जाता था। तो उस समय वर्गाकार कुआं या अंग्रेजी में कहिए स्क्वायर वेल जो है कोषगृह का काम करता था। अब हम लोग एक और शब्द इसमें नोट करेंगे, वो है आपका मोहन गृह। मोहन गृह यानी मोहन गृह के साथ में ही राजा का शयन गृह, डॉर्मेट्री या आप बेडरूम कह सकते हैं। तो मोहन गृह के साथ ही राजा का शयनागार हुआ करता था। अब जो है हम लोग शहर का ही, नगर का ही व्यवस्था लेते हैं, और अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फोर्टिफिकेशन। नगर की अब है नगर की किलेबंदी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नगर की किलेबंदी। अब आप देखिए, थोड़ा सा पॉइंट को नोट कर लीजिए कि अभी तक मेगास्थनीज ये कहते थे कि पाटलिपुत्र शहर के चारों ओर एक खाई हुआ करता था, लेकिन कौटिल्य के अनुसार 3 खाई था। मेगास्थनी जहां एक और लकड़ी की इस्तेमाल की बात करते हैं, कौटिल्य जो हैं बार बार पाषाण यानी स्टोन के इस्तेमाल की बात करते हैं। कौटिल्य की से जो जानकारी मिलती है वो आदेश के रूप में मिलती है। कौटिल्य यह आदेश देते हैं राजा को कि सड़क किस तरीके से बनना चाहिए, और उनके अनुसार सड़क जो है पत्थरों का, पाषाण का बनता था, और ताल वृक्ष के मृतक भांड, यदि ताल वृक्ष देखे होंगे तो उसके नीचे का पोर्शन ऐसे होता है। यदि ताल वृक्ष, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग पूल ट्री कहते हैं, वो नीचे ऐसे होता था। तो इसके नीचे के पोर्शन से के मदद से भी सड़क का इस्तेमाल होता था। और एक कॉन्सेप्ट है हम लोग को नगर व्यवस्था में इंद्रकोश का। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों इंद्रकोश का। आप कभी कभी देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है कि नगर व्यवस्था में इंद्रकोश क्या था।
नगर व्यवस्था में इंद्रकोश ऐसा एक तख्ता था, एक लकड़ी का तख्ता था। इट वॉज अ वुडन प्लेटफॉर्म, इट वॉज अ वुडन प्लेटफॉर्म जिसपे कि 3 सिपाही खड़ा होकर रक्षा करते थे, सुरक्षा कार्य में लगे हुए थे। तो इंद्रकोश वॉज अ वुडन प्लेटफॉर्म used for the security of the city। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? टेल मी, गिव मी द आंसर। यहां तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड? Are you in a position to understand so that we can go ahead? Are you in a position to understand so that we can go ahead? ओके, तो चलिए अब हमारा दूसरा निष्कर्ष ये होता है कि जहां तक विवरण का सवाल है, जहां तक डिस्क्रिप्शन का सवाल है, मेगास्थनीज और कौटिल्य से करीब करीब हम लोग को एक ही जानकारी मिलती है, लेकिन टेक्निक में जो मेगास्थनीज लकड़ी की ही, वुड की ही बात करते हैं, अदरवाइज याद कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य जो है बारंबार पत्थर का यूज ऑफ स्टोन, यूज ऑफ सॉइल, यूज ऑफ यू कैन से वुड भी बात करते हैं। तो कौटिल्य के विवरण में पाषाण का मुख्य योगदान है, स्टोन का मेजर इंपॉर्टेंस